मेरे दोस्त को हमेशा ही बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखने की आदत थी। धन दौलत की कमी ना होने के बावजूद भी उसे रोज़ नई लड़कियां तलाशने की ज़्यादा दिक्कत न होती। लेकिन वह जब भी अपनी गर्लफ्रेंड के घर लेके जाता, उसके बाद वो लड़की गायब हो जाती। आखिर वो लड़कियां के साथ क्या करता था? एक दिन जब मैंने छुप कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह तो मेरा नाम सचिन है। अच्छी पढ़ाई और मेरी मेहनत की वजह से आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ। मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई है। आज माँ पापा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने माँ पापा के इकलौती संतान होने के वजह से उन लोगों का सिर्फ मुझसे उम्मीद थी मैं एक ना एक दिन कामयाब हो जाऊं। आज उनका सपना पूरा हो चुका था। खैर, कुछ दिन बाद मेरे ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं देहरादून जाने की तैयारी में लग गया। आज से पहले कभी भी माँ पापा से दूर नहीं रहा था, तो जाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। माँ पापा का उतरा हुआ चेहरा साफ बयां कर रहा था कि वे लोग मुझसे दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन झूठी मुस्कुराहट लाकर वो मुझे हौसला दे रहे थे। मैंने माँ पापा से ये कहा कि बस कुछ दिनों की बात है, सिर्फ वहाँ पर सेटल होने के बाद आप लोगों को भी बुला लूँगा। खैर, ऐसा ही उनका आशीर्वाद लेकर मैं अपने ड्यूटी पर निकल गया। देहरादून पहुँचकर एक कमरा रेंट पर लिया और खाने वगैरह की व्यवस्था की और दूसरे दिन से अपने ऑफिस जाने लगा। ऑफिस में मेरी मुलाकात राहुल से हुई। मेरे साथ ही नौकरी करता था। बातों बातों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन राहुल ने मुझे डिनर पर बुलाया। पहले मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर एहसास हुआ कि इतना अच्छा दोस्त है, हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो मुझे जाना चाहिए। वहाँ जाकर मैंने देखा कि राहुल का घर किसी महल से कम नहीं था। राहुल के घर में रामू नाम का एक नौकर था जो खाना वगैरह बनाता था और राहुल के पास ही रहता। राहुल ने बताया कि माँ पापा उसके बचपन से ही में ही गुजर गए थे। गांव में उनका पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद है जो उसके किराए पर दे रखी है और खुद यहाँ सरकारी नौकरी करता है। खैर, खाना वगैरह खाकर हम घर पर आ गए और सोचने लगा कि इतना अमीर आदमी फिर भी इतना कितना अच्छा है। राहुल ने जरा भी घमंड नहीं था। मुझे उसकी दोस्ती पाकर बहुत अच्छा लगा। एक दिन ऑफिस में मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। मैंने उसके साथ मजाक करते हुए कहा कि कब कर रहे हो शादी? उसने यूं ही बात टाल दिया। अब तो मैं और राहुल ऑफिस से बाहर भी साथ रहने लगे, घूमना फिरना मस्ती करना। कभी कभार मैं राहुल के घर ही रुक जाता। इन सब के बीच मुझे राहुल की एक आदत का पता चला। राहुल बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखने की आदत थी। जब एक के साथ मन भर जाता तो वह दूसरी को फंसा लेता। इतना धन होने के वजह से उसको ये सब करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। मैंने राहुल से काफ़ी बार समझाया कि ये गलत है, तुम प्यार के नाम पर गलत कर रहे हो। तभी उसने कहा, यार सचिन, तुम कैसी बात कर रहे हो? गर्लफ्रेंड रखना बुरी बात है क्या? मैंने उससे कहा कि गर्लफ्रेंड रखना बुरी नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड सिर्फ एक होती है जिसके साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी गुजारी जाए। लेकिन तुमने तो पता नहीं कितनी लड़कियों को फंसा रखा है। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। बहाना बनाकर मुझे वहीं चुप कर दिया। बाद में मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा और अपने काम से मतलब रखने लगा। शायद इससे में राहुल की का कसूर नहीं था। वो अपने बचपन से ही अपने हिसाब से जीता आ रहा था। उसे आज तक सही गलत की पहचान कराने वाला कोई नहीं मिला था। तो वह बेचारा अपने माइंड से ही जो करता सब। खैर, अब समझ में आ रहा है कि जीवन में माँ बाप का होना कितना ज़रूरी है। हमारी परवरिश से लेकर संस्कारों तक उनका हाथ होना ज़रूरी है। उनका मार्गदर्शन जीवन बदलने में सबसे ज़रूरी होता है। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन राहुल ने मेरे पास फ़ोन आता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर पर आना चाहती है, इसीलिए उसकी मदद कर दे। मैं घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए क्या तू उसे ड्रॉप कर देगा और मैंने घर तक छोड़ देगा? तभी मैंने राहुल को मना कर दिया और कहा कि भाई देख,
हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रख। इन सब झमेलों में मुझे मत डाल। मैं आज तक इन सब मामलों से कभी नहीं पड़ा हूँ और ना ही जानता हूँ कि गर्लफ्रेंड क्या होती है। मेरे लिए तो मेरे माँ पिताजी ढूंढ लेंगे, वही मेरी गर्लफ्रेंड और पत्नी दोनों होगी। तभी राहुल हंसने लगा और बोला कि मैं कौन सा तुझे गर्लफ्रेंड बनाने को बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यह बोल रहा हूँ कि तू मेरे घर तक ड्रॉप कर दे, उसके बाद तो चला जाना, तुझे कौन रोकता है। खैर, मेरे मना करने के बावजूद भी राहुल की जिद रुकी नहीं। आखिर में मुझे हाँ बोलना पड़ा। मैं उसके अपनी गाड़ी लेकर निकल गया और चौराहे से गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बिठाया और राहुल के घर छोड़ दिया। उसके बाद मैं उस अपने कमरे में आ गया। शाम को फिर मेरे पास राहुल का फ़ोन आता है और कहता है कि यार, एक और दिक्कत आ गई है, क्या तुम मेरी मदद करेगा। मैंने राहुल से कहा कि आखिर बात क्या है, पहले बात तो बता, क्या दिक्कत आई है। तभी राहुल कहने लगा कि यह सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले एक काम कर, तू नुक्कड़ वाली दुकान पर जाओ, वहाँ पर एक आदमी तुझे एक थैली देगा, उस थैली को लेकर तू मेरे घर आना और बाहर मेरा नौकर इंतज़ार कर रहा होगा, उसे वह थैली देना। अगर चाहे तो अंदर भी आ जाना। तभी मैंने उससे कहा कि यार, तू यह क्या अजीबोगरीब काम मुझसे करवा रहा है। कभी कहता है गर्लफ्रेंड को मेरे घर पर ड्रॉप कर दे, कभी कहता है थैली लेके आ, आखिर यह सब चल क्या रहा है। देख, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना, प्लीज़ मुझे बख्श दे। तभी राहुल कहने लगा, यार तू दोस्त है या दुश्मन, कभी तो काम आ जाया कर। और मैं तुम मुझसे कौन सी किसी का मर्डर करवा रहा हूँ जो तू ऐसी बात कर रहा है। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि थैले लाकर मेरे घर पर पकड़ा दे, इसमें तेरा क्या जाता है। और वैसे भी अगर तुझे कभी ज़रूरत होती है तो मैं भी तो तेरी ज़रूरत के ख्याल रख कर तेरी मदद करूँगा ना। तभी मैंने राहुल से कहा कि नहीं नहीं भाई, मुझे इस तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी मैं अपने काम खुद करता हूँ और इन सब झमेले में पड़ता ही नहीं हूँ। फिर राहुल ने फिर से जिद करना शुरू कर दिया। तभी मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं थैला लेके जाता हूँ। मैं गाड़ी लेकर फिर से निकल गया और एक दुकान के आगे एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में मैंने थैली ली और राहुल के घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने थैली को खोलकर नहीं देखा कि आखिर इसके अंदर है क्या। मैंने सीधा थैली लाकर राहुल के घर की तरफ चल पड़ा। घर के बाहर उसका नौकर खड़ा था। उसने कहा कि सर ने थैली लेने को बोला है, लेकिन मैंने उसे देने से मना कर दिया और सीधा अंदर चला गया। जाकर सीधा राहुल का कान पकड़ लिया और बोल दिया कि बस भाई, मुझसे और कुछ नहीं होगा, तू मुझसे कोई क्राइम तो नहीं करवा रहा है ना। तभी उसके पास गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। राहुल ने कहा ठीक है भाई, तेरा थैंक यू। मैं जाने लगा। तभी उसने कहा कि आज रात का खाना यहीं पर खा लेना, टाइम से आ जाना। तभी मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, नहीं आऊँगा, मैं तो होटल से लेकर ही खा लूँगा, तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर। तभी वह हंसने लगा और वहाँ से सीधा कमरे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर उस थैली में होगा क्या और राहुल ने ऐसा क्यों किया होगा कि थैली मुझसे ही मंगवाई। वह आदमी भी तो उसे लेकर आ सकता था। खैर, फिर मैंने अपनी सोच पर विराम दिया और सोचा कि उसका मामला है, मुझे क्या, मैं तो सिर्फ थैली पकड़नानी थी जो मैंने पकड़ा दी। खैर, दूसरे दिन ऑफिस चला गया, वहाँ पर राहुल आ गया। आज राहुल सदा की तरह खिला खिला नहीं था, उसके चेहरे पे सिकन थी और बार बार अपने माथे का पसीना आ रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं, तू तो कभी इस तरह से रहता ही नहीं, हमेशा खिला खिला रहता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुझे छोड़कर भाग गई। तभी राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि यार, ऐसी बात नहीं है, क्यों मजाक बना रहा है। तभी मैंने उसे कहा, नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, माफ़ करना, बता क्या प्रॉब्लम है। तभी राहुल बोला कि यहाँ नहीं, कहीं तो कहीं और बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में जब खाना खाने के लिए टेबल होगा तभी मैं तुझे बताऊंगा कि पूरी बात क्या है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों काम में लग गए, लेकिन राहुल के चेहरे पर वही मायूसी छाई रही, उसके चेहरे में एक बार के लिए भी मुस्कान नहीं आई। खैर, खाना खाने का टाइम हो गया। मैंने राहुल से पूछा कि हाँ, अब बता क्या हुआ।
इतना हँसने वाला और मज़ाकिया स्वभाव का इंसान आज इतने उखड़े हुए चेहरे के साथ क्यों है? तभी राहुल बोला कि क्या बताऊँ यार, जिस गर्लफ्रेंड को तुम कल घर पर छोड़ने आया था, वह प्रेग्नेंट हो गई है। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। फिर मैंने राहुल के कंधों पर हाथ रखा और बोला, देख भाई, अब कोई ऐसा काम मत करना। काफ़ी टाइम तूने अलग-अलग गर्लफ्रेंड बनाई हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो उस गर्लफ्रेंड के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर। तुम दोनों माँ-बाप बनने वाले हो। तुम उसके साथ शादी कर लो, कोई गलत काम मत करना मेरे भाई। तभी राहुल ने कहा कि नहीं यार, कल तूने थैली पकड़ाई थी जिसमें बच्चा गिराने वाली दवाई थी, मैंने उसे दे दी। अब बस उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, क्योंकि वह दवाई लेते ही तो एक बार के लिए थोड़ी दिक्कत तो आती है, इसीलिए मेरे को थोड़ी फ़िक्र हो रही है, कुछ हो ना जाए। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। मैंने एक बच्चा मरने वाली दवाई लाकर राहुल को थमा दी और मैं मायूस बच्चे की जान ले ली, जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। और मुझसे ये क्या हो गया? उसे खाना भी नहीं खाया गया। मैं वहीं पर राहुल का हाथ जोड़कर खाने का डिब्बा छोड़कर चल दी निकला और मेरे ऑफिस के पास ही गार्डन था, उसमें जाकर बैठ गया। अब तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। बार बार खुद को कोस रहा था कि आखिर मुझसे ये गलती हो गई। मैं बिना जाने पहचाने, बिना उस थैली को देखकर कैसे ऐसा कर सकता हूँ? आखिर वो थैली मैंने ही तो ले जाकर दी थी। अगर मैं यह थैली ले जाकर न देता तो शायद मेरे हाथों यह पाप नहीं होता। एक मासूम बच्चा चला गया, वो जो पूरा इस दुनिया में आया ही भी नहीं था। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे राहुल पर गुस्सा आ रहा था। मैं खुद से कह रहा था कि मुझे राहुल की दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। इतने में राहुल भी वहीं आ गए जाता है और कहने लगता है कि यार, इससे तेरी क्या गलती, तूने तो बस थैली लाकर दी थी। अब तू ही बता मैं क्या करता। मैं अंजलि से शादी भी नहीं कर लेता, लेकिन अंजलि के परिवार वाले नहीं मानते, क्योंकि मैं उनकी कास्ट का नहीं हूँ। इसीलिए अंजलि की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती, इसीलिए बच्चा गिराना पड़ा। मेरी राहुल के ज़ोर से धक्का दे डाला और मुझसे दूर हो जा, तुम्हारा मसला था। मुझे अंदर क्यों डाला? मुझे इतना बड़ा पाप क्यों करवा दिया? मैं किस तरह पश्चाताप करूँगा? राहुल ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही बात जमकर बैठ गई थी कि मेरी वजह से ही वह बच्चा मारा गया। मैंने ही वह थैली उसको लाकर दी थी, जिसकी वजह से उस दवाई का सेवन करके उस बच्चे को मार डाला। अब तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे, पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मैं सीधा अपने कमरे में की तरफ निकल पड़ा और जाकर पैकिंग शुरू कर दी। मेरे ऑफिस में फ़ोन करके मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपने गांव की जाने की तैयारी शुरू कर दी। राहुल का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया और अपना फ़ोन बंद करके गांव के लिए निकल गया। गांव जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा लगा। अपने माँ पिताजी से मैंने सब कुछ छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें किसी तरह की परेशानी हो। फिर मेरे चेहरे से उन्हें पता ही चल गया ही, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। शायद सोचा होगा कि मेरा कोई पर्सनल मैटर होगा जिसके बीच उन लोगों को नहीं आना चाहिए। खैर, अब मैं वहाँ सेटल होने वाला था, इसीलिए अब आधे महीने में उन लोगों को भी वहीं पर बुलाने वाला था। लेकिन मन में तो खुशी की ज़रा भी जगह नहीं थी, क्योंकि मन में तो वही गिल्टी हो रही थी। मैंने उस एक मासूम बच्चे की जान ली है, हालांकि मेरा उसमें कसूर नहीं था, लेकिन मैं खुद को उनकी जान ली बातों के अलग नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ पिताजी को इस बारे में बता दूँ, शायद उनकी राय में कोई संतुष्टि मिले। इसीलिए एक दिन जब हम सब लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे, तो मैंने अपने माँ पिताजी से पूछा कि अगर कभी गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप किस तरह से किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, बोला, यह क्या बोल रहे हो? आज तक तुमने कोई गलती का काम नहीं किया, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर मैंने उन्हें सारी बात कह डाली। तभी मेरी माँ ने कहा, तू
हुआ तो गलत है, लेकिन इसमें बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तू तो अनजान था, तुझे तो धोखे में रखकर यह काम करवाया गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने मन पर कोई भी इस तरह का बोझ बिल्कुल भी मत रखो। खैर, अब उन लोगों की बातों में मेरा दिल में थोड़ा से बहुत शांति मिल चुकी थी और मैंने जैसे तैसे उस बात को भुलाने की कोशिश की। थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन मैं अब उस सब को अपने दिमाग में निकाल लिया। अब जो भी मैंने छुट्टी ली थी वह पूरी हो चुकी थी। मुझे वापस देहरादून के लिए निकलना था, लेकिन इसीलिए मैं अपना बैग पैक करके देहरादून के लिए निकल गया। फिर वहां जाकर मैंने कुछ दिनों तक राहुल से बातचीत बंद कर दी, लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था। वह रोज़ मेरे कमरे से बाहर चक्कर काटने लगा और मुझे मनाने लगा। फिर मुझे भी उस पर दया आ गई और मैंने उससे बातचीत शुरू कर दी, लेकिन मन में विचार किया कि आज के बाद मैं कभी राहुल के घर नहीं जाऊंगा और ना ही उसका कोई काम मानूंगा। सिर्फ दोस्त है तो ऑफिस तक दोस्ती रखूंगा। खैर, मेरी यह बात चलने कहाँ देने वाला था। कुछ दिन ऐसे ही निकले। राहुल तो अपनी नई नई गर्लफ्रेंड के घर पर ले जाने लगा। मुझे बहुत ही चिढ़ होती थी, क्योंकि मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे अजीब सी हरकत होनी शुरू हुई। राहुल जब भी अपनी गर्लफ्रेंड के अपने घर ले जाता, उसके बाद वह गर्लफ्रेंड उसके घर से बाहर आती ही नहीं थी। आखिर राहुल उसे कहाँ गायब कर देता था। दरअसल यूँ हुआ कि जिस कमरे पर रह रहा था उसके मालिक ने वो बेच दिया, जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। लेकिन उसी के बाद मुझे राहुल के घर के बिल्कुल सामने ही एक कमरा मिल गया, जिसमें सिर्फ मैं अकेला ही रहता था और काफ़ी अच्छी फैमिली भी थी। राहुल ने मुझे बहुत बोला कि तू मेरे घर पर रह सकता है, लेकिन मैंने उसके घर पर रहने से मना कर दिया और वजह सिर्फ वही थी कि राहुल रोज़ रोज़ नई लड़कियों को घर पे लेके आता था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन मैंने राहुल के घर के सामने ही एक अच्छा कमरा देख लिया और वहीं पर रहने लगा। मेरे कमरे में राहुल के घर की तरफ सारा नज़ारा दिखाई देता था। मैं वर्क करते समय खिड़की पर बैठा था और देखता कि राहुल घर के अंदर लड़की लेके जाता है, लेकिन शाम होते ही राहुल अकेला ही घर से बाहर निकलता है और वह लड़की घर के बाहर नहीं निकलती। राहुल ने के घर के बाहर कैमरा भी लगाया था। मैं भी जिस कमरे में रहता था वह भी कैमरा लगा हुआ था। मुझे अब अजीब सा शक होने लगा और राहुल के घर में लड़की जाती तो है लेकिन आती नहीं। तो मैंने अपने कैमरे खंगाले। मुझे लगा कि शायद मेरी नज़रों में न आती होगी, क्योंकि मैं तो बाहर भी चला जाता हूँ या फिर कोई और काम भी लग जाता है, जिस वजह से वह लड़की चली जाती हो। लेकिन पूरा कैमरा तलाश करने के बाद भी हर रोज़ वही होता कि लड़की आती तो सही लेकिन जाती नहीं। अब तो मुझे अजीब सा लगने लगा कि आखिर वह लड़कियां जाती कहाँ हैं। हर रोज़ नई लड़की का आना और उसका ऐसे गायब हो जाना मेरी तो बिल्कुल भी समझ में से बाहर हो रहा था। मैंने इस बार में राहुल से बात की, लेकिन राहुल ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई। वह कहने लगा, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं तो शराब पीकर इस कदर सो जाता हूँ, जब उठता हूँ तो वह नहीं होती। अब तो मुझे पूरा शक होने लगा कि राहुल कुछ गड़बड़ कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न राहुल के घर पर जाकर ही पता किया जाए। यही सोचकर मैं एक दिन राहुल के घर में छुपकर बैठ गया। कुछ ही घंटों बाद राहुल एक नई लड़की के साथ घर में आता है और उसके साथ बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें करता और कहता कि तुम मेरी ज़िंदगी हो यार। मुझे तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि वह तो हर लड़की से ऐसा ही बोलता है। लेकिन मेरा मकसद तो केवल यह जानना था कि आखिर लड़कियां गायब कैसे होती हैं। इसीलिए मैं वहीं छुप कर बैठ रहा। कुछ देर बाद वह लड़की किचन की तरफ देखती है तो उसे किचन की तरफ से कोई धीरे धीरे की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ महसूस होता है जैसे मानो उसे कोई बुला रहा है। लड़की उठकर किचन की तरफ जाती है और थोड़ी ही देर बाद वह गिलास में शराब लेकर आती है और शराब जब राहुल पी लेता है तो राहुल बेहोशी की हालत में चला जाता और वह लड़की फिर से किचन में जाती और लेकिन काफ़ी देर मेरा इंतज़ार किया, 1 घंटे तक देखा, लेकिन वह किचन से बाहर नहीं आई। अब तो मुझे अजीब सा लगने लगा। मैं जल्द
उठकर किचन की तरफ जाकर देखने लगा। वहाँ जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि राहुल का नौकर उस लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था। वह मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जाकर उस नौकर को एक तमाचा जड़ दिया और उस लड़की को वहाँ से छुड़ाया। मैंने रामू नौकर को वहीं पर बांधकर छोड़ दिया और जैसे तैसे डॉक्टर को बुलाकर राहुल का नशा उतराया और होश में लेकर आया और राहुल से पूछा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी राहुल ने कहा, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, मैं तो बेहोश था ना। और फिर वो कहने लगा, रामू भैया को इस तरह बांध कर क्यों रखा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी उस लड़की ने पूछा तो वह कहने लगी कि इसी नौकर ने मुझे बोला था कि तुम्हें शराब में नशा मिला कर दूँ, लेकिन मैंने इतना बड़ा सच रामू के मुंह से जानना जरूरी समझा। मैंने रामू को चिल्लाते हुए पूछा। तभी रामू ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगा कि जब से मुझे पता चला है कि सर रोज नई नई लड़कियों को घर लेके आते हैं तो मेरे अंदर भी हवस जागने लगी, लेकिन मुझे गरीब और गंदी शक्ल वाले की कौन गर्लफ्रेंड बनती। इसीलिए मैंने मन में एक पाप जाग गया और मैंने ऐसी हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जब सर के साथ लड़की बैठी होती तो मैं एक बड़े से पेज पर लिखा देता कि तुम्हारी जान ले लेगा। यह रोज़ ऐसा ही करता है। और वह लड़की ऐसा पढ़कर किचन में आती कोई बहाना लेकर तो मैं उसे कह देता कि यह हर रोज़ लड़कियों को यहाँ पर लाता है और उन्हें जान से मार देता है। तो आज तुम भी शिकार होने वाली हो, इसीलिए एक काम करो, ये शराब में मैंने नशा मिला दिया है, तुम सर को पिला दो और यहाँ से भाग जाओ। बेचारी लड़कियाँ मेरे चंगुल में आ जाती और सोचती कि सच में मैं ऐसा करता होगा और राहुल को शराब पिला देती। जब राहुल बेहोश हो जाता तो मैं उनको ज़बरदस्ती पकड़ लेता, उनके साथ गलत करता, फिर उन्हें मारकर पीछे दरवाजे बने गार्डन में ज़मीन में गाड़ देता। किसी को कोई शक भी नहीं होता। अब तो रामू की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इतना दिमाग कोई कैसे चला सकता है और इतनी बड़ी हरकत कैसे कर दी। उससे पता नहीं कितनी लड़कियों को आज से पहले मारा था। मैंने राहुल से भी पूछा कि क्या तुमने कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की। तभी राहुल ने कहा, मैं जब होश में आता तो मुझे लगता कि मैंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली है जिस वजह से वह चली गई है। और मैंने कई बार उन्हें फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन बंद आया। तो मैंने सोचा कि शायद उन्हें कोई और गर्लफ्रेंड देख लिया है, क्योंकि मैं तो शराब के नशे में पता नहीं क्या कर देता। मैंने राहुल से कहा कि तुझे कितनी बार समझाया था कि तेरी इस हरकत कभी तुझे भारी पड़ सकती है, लेकिन तूने मेरी एक न मानी। अब तो राहुल की आंखों में आंसू थे। हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और रामू को अरेस्ट करवा दिया। जाने बेचारी उन लड़कियों को क्या हाल होगा, किस तरह उनकी जान ली होगी। खैर मैं अपने कमरे में आ गया था। मेरी आंखें भरी हुई थी। मैं तो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उन लड़कियों की क्या गलती थी। उन्होंने एक लड़के से प्यार किया जिसकी सज़ा उन्हें मिली, और नौकर भी ऐसा कैसे कर सकता है। क्या रामू को जरा भी शर्म नहीं आई कि उन मासूम लड़कियों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। खैर इंसान पता नहीं हवस के अंदर आकर क्या कर जाता है। मुझे तो राहुल पर गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने विचार किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, राहुल की परछाई भी खुद पर नहीं पड़ने देनी। इसीलिए मैंने एक बंगला खरीदा जो शहर से थोड़ी दूर पर था और अपने माता पिता को वहाँ बुला लिया। अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगा। ऑफिस में जब भी राहुल मिलता तो मैं उसके साथ बातें हो जाती, लेकिन पहले जैसी दोस्ती में नहीं रहा। मुझे समझ आ चुका था कि राहुल कभी नहीं सुधर सकता और राहुल की ही गलती थी जिसकी वजह से इतनी लड़कियों की जान चली गई। खैर मैं जल्दी से यह सब भूल गया, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी खूब सहायता की। अब मैं अपने जीवन में खुश था, लेकिन मैंने एक फैसला किया कि आज के बाद हर लड़की की इज्जत दूंगा, हमेशा अपनी बहन मानकर उसकी सहायक बनूंगा। क्योंकि जिन लड़कियों की जान गई थी उनमें दया मेरे मन में झंझोर कर रही थी, लेकिन मेरे प्रति दुख और अफसोस के सिवा और मैं कर भी क्या सकता था। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।